Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Political Science. चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. आज हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका अर्थ है कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य. भारतीय जो संविधान है हमारा उसके गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं, यानी कि बेसिक मूल्य क्या हैं. जैसे आप समझते हो कि भारतीय संविधान का जो हमारा बेसिक जो मूल्य है सबको साथ लेकर चलने का है, समानता का है, और साथ में सबको स्वतंत्रता प्रदान करता है. उनके अधिकार और कर्तव्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है. और साथ में जो भारतीय संविधान है वे हर व्यक्ति हर भारतीयों का संविधान है और वे उनके मूल्यों की रक्षा करती है. जैसे देखिए इसमें बताया गया है, इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट. इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे. एट दिस स्टेट लेट अस बिगिन बाय द अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है. फिलॉसफी माने दर्शन, उसका क्या दर्शन है. वी कैन डू दिस इन 2 ways. कह रहा है कि यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पहला तो क्या है, अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझते हैं कि हमारे जो नेता है ना उसने क्या किया. दूसरा, बट इट इज द इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओवन फिलॉसफी. परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है. दिस इज व्हाट द preamble to the constitution does. Let us turn to these one by one. कह रहा है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूर है और संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है. आइए हम इस पर बारी बारी से हम गौर करते हैं. अब तुमने पढ़ा है कि हमारे जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, भूमिका कहते हैं, उस प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान जो है उसका बिल्कुल निचोड़ है. उससे अलग हटकर उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया है. ये हमारे भारतीय संविधान जो है ना उसमें बताया गया है. जैसे तुम देखते हो उसमें लिखा है संविधान में, वी आर द पीपल ऑफ इंडियन. हम भारत के लोग, भारत को रिपब्लिक गणतंत्र, सोशलिस्ट है ना, हम भारत को गणतंत्र, लोकतांत्रिक जैसे डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं और इक्वलिटी चाहते हैं. ये क्या है, ये हमारे संविधान की प्रियम्बल से लिखा है. इट मीन्स कि भारत का कोई भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा. ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे. सभी व्यक्ति को फ्रीडम का अधिकार है. डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति को शासक बनने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, समानता का अधिकार है. ये सारी बात किसमें लिखी है हमारी, उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेबंस में लिखी हुई है. अब देखिए इसमें कहता है द ड्रीम एंड द प्रोमिस. आप देखिए सपने और वायदे. ड्रीम माना होता है सपने,
कई बार तुम भी सपने लेते हो ना कि हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। बेटा झूठे सपनों से कुछ नहीं होगा। जब तक अपने सपनों को साकार नहीं करोगे, जब तक अच्छी मेहनत नहीं करोगे, तो सपने कभी सच नहीं होते हैं। तो कह रहा द ड्रीम एंड द प्रोमिस, सपने और वादे। अब देखिए क्या सपने हमारे भारतीय संविधान से हमें को और क्या हमको वादा करता है। सम ऑफ यू may have noticed the name missing from the sketch of the names of the Constitution. Mahatma Gandhi, he was not a member of the Constitution Assembly. कह रहा है कि महात्मा गांधी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सदस्य नहीं था, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनका स्केच यहाँ दिया गया है, वे संविधान सभा के सदस्य थे। Yet there were the many members who followed his vision. बहुत से लोगों ने इस विजन को यानी कि फॉलो किया। Years ago, writing in this magazine, Young India, in the 1931, जैसे यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई 1931 में, he had spelled out what he wanted the constitution to do. ये कह रहा है कि आपने कुछ और भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के बड़े अनुयायी थे। और 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, किसने, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। किसने लिखा यंग इंडिया? महात्मा गांधी। अंडरलाइन लगाना इसको, इट इज द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। अपनी पुस्तक यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। अब देखो क्या लिखा महात्मा गांधी ने। अब देखिए महात्मा गांधी का एक ये देखिए, ये कुछ उसने लिखा हुआ कुछ थॉट्स है। अब इसको आप पढ़िए, क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी। आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल द रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द थ्रेंडम एंड द पेट्रियट ... I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country is the whose the making they have an effective voice, and India in which there shall be no high class and low class of people, and India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the cross of the untouchability or the curse of the intoxicating drink and drugs. Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with the nothing else. अब देखिए ये महात्मा गांधी का क्या है, एक स्टेटमेंट है, कथन है। क्या समझे इससे? इसमें महात्मा गांधी के स्टेटमेंट से पता लग रहा है क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी। इसमें कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं। कह रहा है मैं आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल, कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। अर्थात ऐसा संविधान चाहता है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई गुलाम नहीं हो, और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना मान और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। अर्थात हर गरीब से गरीब व्यक्ति को ये प्राउड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए अपने संविधान के ऊपर, अपने देश के ऊपर, कि हाँ उसकी भी अपनी कोई भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, ऐसे भारत जिसे सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। ये जो औरत है ना, हमारी जो महिलाएं, उनको भी सारे अधिकार मिलने चाहिए। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये कह रहा है कि अगर महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं इससे संतुष्ट नहीं होगा।
अब देखिए महात्मा गांधी के कितने अच्छे विचार थे। तो महात्मा गांधी ने सबको समानता, देश में गरीब अमीरी मिटाना चाहते थे कि गरीबी अमीरी नहीं रहे, देश में महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिले और सबका यानी कि ये संविधान हो, ऐसी महात्मा गांधी की सोच थी। इसी प्रकार से आगे कहा गया इसमें देखिए, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट वाज इलिमिटेड द इक्वलिटी वाज शेयर्ड by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru. Now, how is the inequality could be removed? He the often bitterly the criticized Mahatma Gandhi and his vision in his concluding speech to the Constitution Assembly. The Assembly, he stated, is excited very clearly. Finally, let us. अब देखिए क्या रहा है कि finally let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constitution Assembly at the strong of the midnight of the August 15, 1947. अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है, इन दिस ड्रीम भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त, यानी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र रहेंगे। बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में क्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आलोचना की थी। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपने चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। अब देखिए क्या था उनका विजन। अब देखिए भी कह रहे हैं, जैसे on the 26th of January 1950 we are going to enter a life of the contradious. In the politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognize the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life we shall be region of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continues to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our national democracy in peril. अब देखिए, ये देखिए क्या इसमें बताया गया आपको। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जो विरोधाभास है उससे हम करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, यानी राजनीति के मामले में क्या होगी, समानता होगी, यानी किसी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। और बिल्कुल ये बात ठीक है, आज भी है कि आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है वे भी आज भी असमानता है, समान लोग नहीं है। बराबर राजनीतिक में हम एक व्यक्ति एक वोट
और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। ये बिल्कुल बात सत्य है। आज हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। लेकिन आज भी हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जिसमें इकोनॉमिक और सोशलिटी दृष्टि से जो इक्वलिटी बताई है, वे आज तक हमारे नहीं हुई है। ये हमारी एक बहुत बड़ी खामी है। हमारे जितने भी सरकार, जो केंद्र सरकार है, तो उस केंद्र सरकार को चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान जो लिखा गया है और जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो में लिखा गया है, इक्वलिटी ऑफ द सोशलिटी और इक्वलिटी ऑफ द इकोनॉमिक, कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति को समानता मिले। लेकिन ये आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी भारत देश में जाति पात है, विभिन्न प्रकार की जातियां, आज भी जाति पात के रूप में भेदभाव किया जाता है। और आज भी भारत में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, उनको यानी खाने तक, भोजन तक प्राप्त नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि देश में बहुत अधिक पैसे वाले हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या देश में आर्थिक समानता है? हमारे देश में आज भी आर्थिक समानता नहीं है और सामाजिक समानता नहीं है, सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है। जब तक भारत देश में आर्थिक समानता और सामाजिक समानता नहीं की जाएगी, तब तक हमारे देश का एक अच्छा विकास नहीं हो सकता। ये सरकार, जो भी सरकार आती है केंद्र सरकार में, उसको सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर जो हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पूर्ण रूप से लागू क्यों किया नहीं जा रहा, उसको लागू करना चाहिए। तो राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधापूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल सकते हैं। इसलिए हमें इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आखिर आइए हम 15 अगस्त 1947 की जो मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दी गई जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को पढ़ते हैं। देखिए क्या हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब क्या भाषण दिया, और कितना अच्छा भाषण दिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और देखते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, क्या वे हमारे भारत देश के ऊपर क्या लागू हो रहा है, क्या उसको मान्य किया जा रहा है? तो देखिए ये भाषण दिया गया है। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड द ट्रस्ट विथ द डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स when we shall redeem our place, not wholly or in the full measures, but very sensibly at the store of the midnight hour, when he would sleep, India will awake to life and freedom. A moment come which came, but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find the utterance, it is the fitting that at this solemn moment we take the pledge of the dedication to the service of India and her people and to the still long cause of humanity. Next, freedom and power bring responsibility,
The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continues even now. The nevertheless, the past is our and it is the future that backbone to us now. That future is not one of ease or the resting, but of the incense strength, so that we may fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the million who suffer. It means the ending of property and ignorance and disease and the inequality of the opportunity. The ambition of the greatest man of the generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be our. देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने अच्छी बात कही है हमारे देश के लिए। अब हम देखते हैं कि ये बात क्या आज ये लागू हो रही है। क्या पॉलिटिकल पार्टी अपना ही फायदे के लिए शासन व्यवस्था कर रही है। देखिए इसमें बताया है कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदे पर अमल करें और पूरी तरह हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। अर्थात जब दुनिया सोएगी तो भारत जागेगा, भारत की प्रोग्रेस होगी, भारत स्वतंत्र होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुट होती है तो आवाज पाती है कि ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दूसरों से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए है, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह बहुत से बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। क्या शपथ लेंगे हम आज? कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। अब देखिए कितना अच्छा शब्द लाइन लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। ये हमारे संविधान का एक लक्ष्य होगा। लेकिन
आपको खुद पता है कि अगर प्रैक्टिकल में देखते हैं, बिल्कुल भी कोई भी केंद्र सरकार, जब तक हमारा भारत देश आजाद हुआ है सन 1947 से लेकर आज तक, जितने भी केंद्र सरकार में पार्टियां आई हैं, क्या आप बता सकते हो कि आज क्या भारत देश में लाखों करोड़ों लोग भूखे नहीं है क्या? आज भी काफी लोग बहुत यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास में आज भी जो बेसिक जो उसकी आवश्यकता है, भोजन, मकान, कपड़ा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा है, वे भी पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। तो करोड़ों लाखों लोगों की सेवा क्या हो रही है? बता सकते हैं आप क्या हो रही है? अभी तक ये पूर्ण रूप से नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके ऊपर प्रक्रिया जारी है, सेवाएं जारी है, सरकार आए दिन सरकार इसका काम कर रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से लाखों करोड़ लोग इस सेवा का लाभ नहीं ले रहे। हम अब भी बहुत बड़ा वर्ग जो है वंचित रह रहा है। इस प्रकार की तुम घटनाएं शहरों में या ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराजों में या आदिवासी क्षेत्र में देख सकते हो। आज भी यहाँ तक कि काफी स्थानों पर पानी की बड़ी समस्या है। लोग पानी तक नहीं मिल रहा उनको पीने के लिए। तो सरकार को चाहना चाहिए कि जो मूलभूत आवश्यकता है उसको कम से कम पूरा करना चाहिए। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंतर हमारे युग के महानतम आदमी की कामतर हर आंख से आंसू पोंछने की है। बिल्कुल महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति ना, कोई भी यानी कि दुखी नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर एक्चुअल में देखते हैं तो आज भी भारत देश में बहुत से लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं, जिनको मूलभूत आवश्यकता भी नहीं मिल रही। और केंद्र सरकार को चाहिए कि उनकी ऐसे व्यक्तियों की जनगणना कर और उनकी जो बेसिक जो नीड्स है उसकी यानी कि पूर्ति किया जाना चाहिए। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ऐसे विचार थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। बहुत अच्छे इसके विचार थे। तो ये मेरा कहना है कि देखिए, हमारी जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 9, इस 9th टेक्स्ट बुक में हमारे बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बताया कि हमारे जो भारतीय संविधान की जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसके ऊपर अमल किया गया कि किस प्रकार से हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ण करना चाहिए। और इसमें कुछ स्केच दिए गए, जैसे देखिए ये आपके जैसे कन्हैया लाल है ना, मणिकल मुंशी जी है, भीमराव रामजी अंबेडकर है, श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं और जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरोजनी नायडू और सोमनाथ लाहौरी। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हमारे संविधान निर्माण में यानी कि अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड ओके, थैंक यू।